जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, अ, आपके घर के अंदर मतलब कमरे में आने का वो देखते हैं, आप कैसे आ रहे हैं। आने के बाद फिर आप बैठते कैसे हैं और बाकी आपका बॉडी लैंग्वेज क्या रहता है, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप कमरे में प्रवेश करेंगे, एक बेल होगा, रिंग करेंगे, या तो बाहर कोई आदमी खड़ा रहेगा, वो आपसे कहेगा कि आप जाइए आगे, या फिर वो बुलाएंगे, आवाज़ दे, तो हम शुरू करेंगे, नॉक करके आप गेट से अंदर आएंगे, वहाँ से हम देखना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, जा पाएंगे बाहर? ठीक है, शुरू हाँ करिए। जी हाँ। हाँ, बाहर जाइए और बाहर से आप प्रवेश करिएगा। हम्म, मैं आपको आते हुए देखना चाह रहा हूँ। हाँ, चलिए आ जाइए। हाँ, प्लीज कम, आइए अंदर आइए। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए। बैठिए, जब वो बैठने के लिए धन्यवाद सर। कहेंगे तब आपको बैठना है। इसमें दो चीज याद रखेंगे, जैसे आप अगर कोट पहन के गए हैं तो बटन बंद रहेगा, हम्म, ऊपर वाला जो बटन अच्छा। है वो बंद रहेगा, हम्म, फॉर्मल में अगर है तो। ओके। कई बार जैसे सर्दियां हैं तो फॉर्मल में आप जा रहे हैं, सर्दी नहीं है तो सिर्फ टाई लगा के शर्ट में आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है इतना फॉर्मल होना, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपका बायोडाटा उनके पास रहता है, तो जब तक आप बैठ जाते हैं वो आपका बायोडाटा पढ़ते हैं। तो मेरे पास चूंकि है नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। सर, हाँ, बैठे हैं, बॉडी लैंग्वेज आपका बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, अकड़ के नहीं बैठना है। अकड़ के नहीं बैठना है, ये दोनों हाथ क्रॉस नहीं होंगे, ऐसे पकड़ के नहीं बैठेंगे, या थाई पे भी रखे तो आराम से रखिए, उंगलियां आपकी अकड़ी हुई हैं, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। मित्र के घर जाते हैं तो कैसे बैठते हैं आप? एकदम रिलैक्स होके। आपको ये है, वो मारेगा नहीं कोई, इसमें से मन में ये भावना रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं आगे की। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न मेरा होगा, तीन तरह से इसमें होता है। देखिए, आपसे सबसे पहले वो लोग आपके बायोडाटा के ऊपर चर्चा कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन इंडिविजुअल करिकुलम या फिर बायोडाटा के ऊपर होगा। दूसरा जो सेक्शन होता है वो राजभाषा नियम अधिनियम पर होगा। तीसरा सेक्शन आप जिस संस्था के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में कितनी जानकारी है आपको। और चौथा, अगर आप उनको भले लगे या उनको लगा कि इनसे कुछ और जानना चाहिए तो उस विषय पर वो लोग आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि ओके मिस्टर सुनील कुमार, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड अबाउट योर सिटी। सर, मेरा जन्म करोल बाग नई दिल्ली में हुआ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट नई दिल्ली से करी है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन की शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से करी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने कॉलेज के दौरान 2 माह की एक इंटर्नशिप करी थी इंडिया शिक्षण नामक एनजीओ में, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एमए इकोनॉमिक्स किया है। वर्तमान में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ इग्नू विश्वविद्यालय से। ठीक है, सर, मेरे मेरे पिताजी। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपसे प्रश्न मैंने अंग्रेजी में किया, आप प्रयास ओके करेंगे जी। अंग्रेजी में जवाब देने का। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर सामने वाला इंग्लिश में बात करता है, भले आप ना बोल पाए, शुरुआत आप अंग्रेजी में करें, बाद में हिंदी में स्विच ओवर कर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इस तरह से टेस्ट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न मेरा होगा, आपने कहा कि आप एमए इकोनॉमिक्स से हैं, तो आपने फिर इकोनॉमिक्स का फील्ड क्यों नहीं चुना? आप हिंदी के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से करी है और कॉलेज की शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज से करी है। ये दोनों ही विश्वविद्यालय अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, पर मेरा जो माध्यम था वो हिंदी था दोनों ही संस्थान में। मैं इंग्लिश में पढ़ता था, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन मिलते थे, मैं हिंदी में पढ़ता था, हिंदी में परीक्षा दे के आता था। तो जो हिंदी से इंग्लिश करने का जो अनुवाद का है वो कहीं ना कहीं बचपन से मैं करता आया हूँ।
तो मुझे इसमें कुछ समस्या नहीं है, और वो कहीं ना कहीं रोचक भी लगता है मुझे। तो इसके चलते मैंने राजभाषा को एक करियर के रूप में चुना है। तो फिर आपने हिंदी क्यों नहीं पढ़ी? आपको तो हिंदी पढ़ना चाहिए था। एमए हिंदी भी तो स्टीफेंस कॉलेज में है। नहीं है तो आपको और अच्छे कॉलेज जाना चाहिए था। सर, यदि मैं एमए हिंदी की बात करूं तो एमए हिंदी एक साहित्य के रूप में जाता है। पूरा हिंदी का गहनतम अध्ययन होता है उसके अंदर। लेकिन यदि जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि हिंदी एक अनुवाद के रूप में मैंने करा है, मैंने उसके अंदर कंफर्टेबल हूँ। लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी बहुत रुचि है मेरी। मतलब दोनों ही, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज, दोनों में। नहीं बनी बात। देखिए सीधी सी बात है। हिंदी अगर तथ्य की बात करें तो आप हिंदी आपने ये राजभाषा का कैरियर इसलिए चुना क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको कैरियर के ऑप्शंस कम मिले। सत्य है या नहीं है? आप बताइए कि सर जी मैंने सर। देखा इकोनॉमिक्स करने के बाद भी मुझे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। वेर एज अगर मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में ज्वाइन करता हूँ, हिंदी के क्षेत्र में बहुत करियर ऑप्शन मैंने देखा। यहाँ है, आईबीपीएस लेती है, हर जगह है, पीएसयूज लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप इस तरह से जवाब देते हैं तो अगला प्रश्न होगा, फिर आपने एमए इकोनॉमिक्स क्यों किया? अगेन कहेंगे। तो वहां आपको बोलना होगा कि सर जिस समय मैंने करियर की शुरुआत की थी वहां मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हिंदी के क्षेत्र में करियर है। और पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा? एक जॉब पाना। जॉब पाना, मान लीजिए इकोनॉमिक्स किया, जॉब नहीं मिला, किसी और क्षेत्र में जाऊंगा, टीचिंग के फील्ड में जाऊंगा, प्राइमरी स्कूल जाऊंगा, आईएएस के लिए जाऊंगा, डॉक्टर भी आईएएस बनते हैं। तो आपका जवाब उससे मिलता जुलता होना चाहिए कि इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थे इसलिए मैं इस तरफ आया। जब आप ये बोलेंगे तो उनका अगला प्रश्न हो सकता है कि आपने एक्सप्लोर कहाँ कहाँ किया इकोनॉमिक्स के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया? मैंने प्राइवेट सेक्टर में करा है। हम्म। प्राइवेट सेक्टर में देखा है, जो परामर्श दात्री संस्था होती है, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, बड़ी बड़ी कॉलेज की, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आई थी बहुत सारी कंपनीज। के अंदर मैंने इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ हूँ। पर कहीं ना कहीं मेरा जो इकोनॉमिक्स का जो बैकग्राउंड है वो संपूर्ण नहीं है। मैंने बीए प्रोग्राम किया है, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं किया है। तो उसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं चूक स्टॉप करता हूँ। स्टॉप तो इसलिए। स्टॉप। अपनी कमजोरी कहीं नहीं बताएंगे। आप ये कहेंगे इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं सर। रोजगार समाचारों में देखिए, यू विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल ग्रेजुएट और ए नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएट। इकोनॉमिक्स में बैंकिंग सेक्टर में मैं जा सकता हूँ। अब आपको अपने आप को बनाना है कि सर मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स कर रहा है तो इसमें मैं बैंकिंग सेक्टर में अच्छा कर सकता हूँ। और बैंकों में मैं अगर राजभाषा अधिकारी के रूप में जुड़ता हूँ तो मेरे पास दो दो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स का अनुभव है और यहाँ अनुवाद का अनुभव है। तो हो सकता है मुझे जो कार्य मिले उसमें मैं और अच्छा कर पाऊंगा। हमेशा आपको अपना जवाब कुछ इस तरह से सजा के उनको देना है। ठीक है? सर, यदि मैं अगर लीजिए इस टाइम पे, जैसे उन्होंने पूछा, जैसे आपने पूछा कि आपने राजभाषा क्यों किया, तो यदि मैं उसी समय ये बोलूं कि सर मैंने राजभाषा, एक तो पहले हिंदी में था, हिंदी से इंग्लिश करना, अनुवाद करा है मैंने, तो इसलिए इसमें कंफर्टेबल हूँ। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा है। नहीं नहीं और नहीं नबार्ड नहीं, एक सुनिए सुनिए, आपके जवाब स्पेसिफिक होने चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होने चाहिए। सिंपल बात है, वाई यू हैव चूजन ए कैरियर इन लैंग्वेज वेर एज यू शुड हैव चूजन ए कैरियर इन योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आपको वहां बोलना होगा कि मेरे इकोनॉमिक्स के फील्ड में कैरियर अपॉर्चुनिटीज कम थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, लेकिन आप कह देंगे कि मैंने ऑनर्स नहीं किया तो कमजोर अपने आप को दिखा रहे। नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में भी एक्सपर्ट हूं और मैं हिंदी के फील्ड में भी एक्सपर्ट हूं। जहां कैरियर अपॉर्चुनिटी, आप बाद में आप बोल सकते हैं सर, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आईपीएस हैं, वो सर्जरी में जा सकते थे, पेडियाट्रिक्स में जा सकते थे, पर उसमें आए हैं। बहुत सारे इंजीनियर हैं उसमें जाते हैं। तो जहां जिसको कैरियर मिला, और पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य तो कैरियर ही है सर। एक बार कैरियर मिल जाने के बाद, अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद हम पढ़ते रहें जो मर्जी। ठीक है? अब इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न आपको आएगा। जैसे आपने कहा कि आई एम एमए इन इकोनॉमिक्स, तो पहला सवाल होगा कि भारत की जो जीडीपी है
फिलहाल गिर रही है, उसको उठाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? सर उसको उठाने के लिए जैसा कि भारत के अंतर्गत दो संस्थाएं हैं मुख्य, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, दोनों के स्तर पे कार्य किया जा सकता है। मौद्रिक नीति सेंट्रल भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती है, और राजकोषीय नीति सरकार के अंतर्गत। अ, वैसे जैसा कि हाल ही में देखा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मौद्रिक नीति को लचीला किया गया है। उसके अंदर जो दर होती है सीआरआर या एसएलआर की जो दर ये होती है, जब आपसे आपकी राय पूछी जाए तो आपको अपनी राय देनी है, बाकी चीज नहीं बोलना है। आप आरबीआई क्या करेगी उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी तरफ से क्या राय दे सकते हैं? आप राय दे सकते हैं जीडीपी कब बढ़ती है? जब स्पेंडिंग बढ़ती है, लोग खूब खर्च करें। खर्च कब करेंगे? जब लोगों के पास पैसा हो। लोगों के पास पैसा कब आएगा? जब रोजगार हो। इंटर रिलेटेड है सब। तो अधिक रोजगार का सृजन हो, स्पेंडिंग बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, जीडीपी अपने आप बढ़ेगी। कोरोना के कारण, महामारी के कारण सब कुछ बंद था, पर अब से नए सिरे से सब लोग शुरू कर रहे हैं। तो लोगों को उत्साह दिया जाए, साहस दिया जाए। ब्रीफ होना चाहिए, आपके जवाब कभी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबा होगा तो आप गलतियां बहुत करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैं लेता हूं। अब ये आपके बैकग्राउंड से थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि आपके इकोनॉमिक से और क्या खास प्रश्न आ सकते हैं। जीडीपी का आ जाएगा। मौद्रिक नीति पर जब आप चले गए तो आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है, बताएंगे आप मुझे? आरबीआई की मौद्रिक नीति के अंतर्गत एसएलआर आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर आता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आता है। हाँ, और ये और एक सलाहकारी के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। देखिए जब वर्तमान का इसमें आपको मौद्रिक नीति के बारे में थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 2 लाइन में आपको जवाब देना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर कम हो, बैंकों में दिक्कत ना है, जो चीज़ है उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चूंकि नाबार्ड के लिए आप जा रहे हैं या बैंक के लिए जा रहे हैं तो बैंक में इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। अब आपने बताया एसएलआर, प्लीज टेल मी व्हाट इज एसएलआर? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जाना जाता है। हाँ। इसके अंतर्गत जो वाणिज्य बैंक होते हैं भारत के अंतर्गत, या विभिन्न बैंक होते हैं, वो जो अपना जो एक पूंजी होता है, जो उनके पास प्राप्त पूंजी होता है, जमा होती है, उसका 1% सरकारी निवेश, सरकारी प्रतिभूतियों या फिर तरलता, अधिक तरल संपत्तियों में निवेश करते हैं, जिससे कि उन्हें ना ब्याज की हानि हो और वो आवश्यकता पड़ने पे। ये 2 चीजें होती हैं, एसएलआर और पीएलआर। पीएलआर क्या है? पीएलआर हाँ, मैं आप शायद भूल पढ़ गया। लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे जाइएगा। एसएलआर, पीएलआर ये लेंडिंग रेट्स हैं। एक होता है जो बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, और एक होता है रिजर्व बैंक से वो लोग कर्ज लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। ठीक है, एसएलआर। रेपो रेट। हाँ, रिवर्स रेपो रेट क्या है? आज आपने आज का अखबार पढ़ा क्या? आज का नहीं पड़ा। डॉलर का रेट क्या है आज? नहीं पता सर। पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, डॉलर का आज का रेट क्या है? ठीक है, आज का रेपो रेट कितना है? आप नाबार्ड का इंटरव्यू देने आए हैं ना? आप मुझे ये बताइए नाबार्ड का मतलब क्या होता है? नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। और यह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, नाबार्ड के कार्य क्या क्या हैं? नाबार्ड के 3 मुख्य कार्य हैं, वित्तीय कार्य, पर्यवेक्षी कार्य और विकासात्मक कार्य। आप बताइए, जो आपने पहला वित्त संबंधित कार्य बताया उसमें क्या क्या आता है?
वित्तीय कार्य के अंतर्गत नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं को, जैसे बैंक, विभिन्न विकास बोर्ड और जैसे विभिन्न एनजीओ आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चलिए जैसे उन्हें मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। नाबार्ड के जब फंक्शन पूछे जाते हैं ना, तो उसके 5 फंक्शन हैं, नाबार्ड की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। आप नाबार्ड की, मैंने आपको बताया था, नाबार्ड की वेबसाइट पढ़ लीजिएगा। उनके फंक्शन में लिखा हुआ फर्स्ट इज फाइनेंस। फाइनेंस में क्या होता है? लोन टू फूड पार्क्स एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लोन टू वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, क्रेडिट फैसिलिटीज टू मार्केट फेडरेशंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो नाबार्ड के जो फंक्शन हो गए वो इसमें आ गए। उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? नाबार्ड विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं का सहारा लेता है, जैसे एनजीओ का। और आप उसके एनजीओ के लिए बारे में बहुत बोल रहे नाबार्ड हैं, एनजीओ के बारे में मत बोलिए ज़्यादा। एनजीओ का अनुसंधान का कार्य करता है। एनजीओ का इसमें संदर्भ बहुत कम आया। देखिए, डेवलपमेंट में क्या करती है, मैंने जो नोट किया है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, अर्थात किसका, नाबार्ड कहाँ काम करती है? नेशनल एग्रीकल्चरल, अर्थात ये रूरल एरिया में काम करती है, जहाँ कृषि होती है। तो वहाँ इंस्टीट्यूशन क्या होंगे? किसान समितियाँ होंगी, मंडियाँ होंगी, उनके विकास के लिए काम करना या पैसा देना। फार्म सेक्टर बोलते हैं, फार्म सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र, उनके विकास के लिए काम करना। ऑफ फार्म सेक्टर मतलब एक तो हो गया कृषि विकास के लिए, और कृषि से बाहर, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें एक एब्रिविएशन आता है FSDD, पढ़ा है आपने? FSDD। आप एक बार नाबार्ड की वेबसाइट बढ़िया से अध्ययन करिएगा और नोट बनाइएगा, ठीक है? सर मैंने उसका नोट बनाया, लेकिन मैं जैसे जैसे मैं उसका जो यहाँ एचओ होना चाहिए, डिपार्टमेंट है ना, मतलब शायद गलत यहाँ होना बनाया। चाहिए, हाँ, यहाँ। शायद देखिए, मैंने ये बनाया हुआ गलती हो नोट, गया। देख पा रहे हैं, मैंने ये नोट जी बनाया सर। है, ठीक है? मैंने इसमें क्लियर कट चीज़ें लिखी है। नाबार्ड का वेबसाइट जाएंगे, फंक्शन, डेवलपमेंट, उसको नोट करिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वहाँ से, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ पता होना चाहिए। अभी नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? श्रीमान जिया चिंताला जी। ठीक है। नाबार्ड किसके अंतर्गत आता है? रेलवे के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन हेड कर रहा है? निर्मला सीतारमन जी, वो कौन है? वित्त मंत्री। तो आप ऐसे कहेंगे, उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हेड कर रही हैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। एक और प्रश्न आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PODF? PODF PODF का होता है, नहीं पता तो बोल दीजिए सर आई डोंट नो, ठीक है? इंटरव्यू में कभी शॉर्टकट नहीं करना है। जहां नहीं पता सर आई डोंट नो, वो थोड़ा सा आपको फिर सपोर्ट करेंगे, कोशिश करो। इसका PODF क्या है? प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड। उसके बाद एक और प्रश्न आएगा कि हाउ डज नाबार्ड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, या फिर नाबार्ड जलवायु परिवर्तन जो पूछ लें, इस प्रक्रिया में सहयोग कैसे करती है? अच्छा सहयोग, खराब सहयोग किस प्रकार से करती है? नाबार्ड इस क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना का विकास करके करती है, आधारभूत संरचना का विकास करती है। जैसे कि यदि इस संदर्भ में बात किया जाए, पढ़ लीजिएगा इसको, कि नाबार्ड, पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, आप अच्छे से उसकी वेबसाइट पढ़िएगा। 4 पॉइंट्स हैं, उस 4 पॉइंट्स को नोट करिएगा, उसका एक्सटेंशन भी फिर आप देखते जाइएगा। बहुत मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ऑफ नाबार्ड? मैंने आपसे कहा, मैं जब अंग्रेजी में प्रश्न करूं तो अंग्रेजी में जवाब देंगे, शुरुआत अंग्रेजी में करेंगे, थोड़ा सा एक इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर दिक्कत है तो बोलिए सर, अंग्रेजी में बोल पाना मुझे दिक्कत होती है, अब मैं हिंदी में जवाब दूंगा। एक बार बोल के आप निकल जाइएगा। इंग्लिश में भी, मतलब ऐसे अगर इंग्लिश में बोलने की बात आए तो कोई समस्या नहीं है, इंग्लिश में बोल सकता हूँ। तो वो लोग तो पूछेंगे, मैं 3 लोगों की टीम होगी, एक होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट अर्थात नाबार्ड के कोई होंगे, दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, और तीसरा एक साइकोलॉजिस्ट होंगे
वो आपकी एक्टिविटीज खाली मार्क करते रहेंगे। तो वहां आपको इस विषय पे ध्यान देना है कि जो पूछता है उसकी तरफ आपका फेस हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ मेरी तरफ, वहां से कोई पूछ रहा है उसकी तरफ, और जो भी पूछते हैं तो फिर एक प्रश्न से दूसरा इस तरह के करके वो लाते रहेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक और प्रश्न नोट किया, ये जरूर पूछा जाएगा कि इस बार तो वीडियो कॉल का है। जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी वो है। सुनील जी? जी सर, जी सर। ठीक है, आपका शायद वीडियो स्टॉप हो गया। एनीवे, सर वीडियो कॉल नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। सब ठीक है सर, शायद तुरंत नेटवर्क इशू। हाँ हाँ, मेरे पास भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। आप बैठी बात सुन पा रहे हैं ना आप मेरी? ठीक है, हमें इसको एक बार फिर से करें, अगर दिक्कत हो रही तो। हेलो, मैं एक बार नेट से कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए। ठीक है सर आवाज मेरा, ठीक है? हाँ आवाज ठीक है। चलिए, मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन से हैं? सर स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण, हम्म और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए, नाबार्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम की जब हम बात करेंगे तो इसके चार सेक्टर आते हैं। पहला फार्म सेक्टर्स, उसमें क्या स्कीम है। दूसरा ऑफ फार्म सेक्टर, ये सब उसके वेबसाइट पे दिया हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से ले लीजिएगा। तीसरा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और चौथा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। इन चार सेक्टर में उसके स्कीम चलते हैं, उसका एक जस्ट ब्रीफ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि नाबार्ड के नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज क्या हैं, वो आप सारा आप उसके वेबसाइट पे पा जाएंगे, वहां से निकाल लीजिए, ठीक है। ये हो गया, आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब आता हूं मैं फिर से बैक टू कोर सब्जेक्ट आता हूं, ठीक है। आपको मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में अपॉइंटमेंट क्यों दूं? वाई शुड आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन एज ए राजभाषा अधिकारी? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही पढ़ता आया हूँ, तो एक मैं हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में समर्थ हूँ, जो एक मुख्य कार्य होता है राजभाषा अधिकारी का। रुक जाइए, राजभाषा अधिकारी का कार्य अनुवाद नहीं होता है। राजभाषा अधिकारी का कार्य है कि आपके कार्यालय में राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। अर्थात भारत के संविधान में कहा गया है कि प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि कार्यालय में हिंदी अधिकाधिक प्रयोग में लाई जाए। तो आपका जवाब होगा कि सर मुझे आप लोगों ने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने क्वालिफाई किया है, और आपके कार्यालय में जहां भी मुझे तैनात किया जाएगा, जहां मुझे पोस्टिंग दी जाएगी, वहां राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को सुचारू रूप से देख सकूं। अनुवाद तो सेकेंडरी है, अनुवाद तो रहता ही नहीं है। राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य अब मैं आपको कोर सब्जेक्ट की ओर लेके चल रहा हूं, ठीक है। कि मेरा आप मुझे राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य सौंपने के लिए यहां बुलाए हैं, और मैं बखूबी यह कार्य निभा सकता हूं। ये आपका जवाब होना चाहिए कि सर मैं ये कार्य बखूबी निभा सकता हूं। अब उसके बाद मेरा अगला प्रश्न होगा कि अच्छा ये बताइए कि हिंदी में हम काम क्यों करें? परीक्षा आप अंग्रेजी में दे के आ रहे हैं, टेस्ट सारे इंग्लिश में हो रहे हैं, बातचीत की भाषा इंग्लिश में है, वेबसाइट इंग्लिश में है, तो हिंदी की आखिर जरूरत ही क्या है भारत को? सर जैसा कि मैं महात्मा गांधी जी का एक विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा इधर। जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र बिना उसकी अपनी भाषा के गूंगा होता है, तो उसी प्रकार से भारत की भाषा अंग्रेजी नहीं है। भारत की अपनी भाषा बहुत सारी भाषाओं में से एक भाषा का होना आवश्यक है, और उस रूप में जैसा कि हिंदी का एक इतिहास है, या फिर हिंदी को अधिकतम लोगों द्वारा बोला जाता है, या फिर स्वाधीनता के। भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का वर्णन है? 343 से लेकर के
351 तक 350। आप बोलेंगे कि सर भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351 तक यह वर्णित है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी, और उसके अन्य अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत की राजभाषा के कार्यान्वयन का दायित्व किसका है। इसलिए चूंकि भारत का संविधान कहता है, और जो भी आप सभी लोग हैं, ये सभी लोग भारत के संविधान को ही अपना गीता, कुरान और बाइबल मान करके अपना कार्य करते हैं। चूंकि संविधान कहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। संविधान कहता है हिंदी में कार्य करना है तो करना है। यदि कोई व्यक्ति संविधान सम्मत बातें ना माने तो इसका मतलब है कि वह संविधान की कसम खाकर भी संविधान से दूर जा रहा है। कार्यशाला का एक वीडियो है इस पर, वो एक बार देख लीजिएगा। अभी हाल ही मैंने एक कार्यशाला किया था नागपुर में, तो उसमें मैंने बताया कि हम हिंदी में काम क्यों करें। ठीक है, चलिए, आप जैसे आपने कहा कि भारत की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान के किसी एक अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी सहभाषा के रूप में जारी रहेगी। सर, कौन सा अनुच्छेद है वो? जी सर। सर ये है राजभाषा अधिनियम में कहा गया 1963 में, नहीं नहीं, 1963 के राजभाषा उसकी- अधिनियम में कहा गया है। उसका एक अनुच्छेद है ना, उसका सेक्शन कोई होगा ना। अच्छा, मतलब कि हाँ हाँ जैसे सर, ये 343, कहा गया 354 के बीच में। भाग 5 अनुच्छेद 120। अब देख लीजिएगा उसको। ठीक है, भारत के संविधान में भाग राजभाषा 5 राजभाषा अधिनियम का प्रावधान कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम का प्रावधान 26 जनवरी 1965 से जोड़ा गया। आप उसको एक बार पढ़िएगा। प्रावधान इसका मतलब ठीक से पढ़े नहीं है। भारत का जब संविधान बन रहा था तो एक राजभाषा के लिए भी समिति बनी थी, पता है आपको उसके बारे में? नहीं पता है? पढ़ लीजिएगा, सर समिति का पढ़ लीजिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी कब है इंटरव्यू, कब है? जी सर, अरे मेरे सामने पसीना मत पोछिए। 13 तारीख को। 13 में ज्यादा दिन नहीं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। सर संविधान पसीना सर, दरअसल सर मैंने पढ़ा बहुत कुछ, सब कुछ करके देखा, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने नोट्स बन को पढ़ देखा, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो मैं कभी कुछ का आंसर कुछ और ही बोल देता हूँ। पता होता है लेकिन उसी कुछ को- और ही बोल देता हूँ। उसी को फिर मैं खुद कंट्रोल सोचता हूँ कि इतना कुछ पढ़ा, वो हो भी नहीं रहा, काम भी नहीं नहीं आ पा नहीं, रहा। जब आप देखिए, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू की सोचिए, बाहर की ना सोचिए। जो पूछा जाए ब्रीफली बताना है। जैसे मैंने पूछा कि राजभाषा के लिए कोई समिति बनी होगी, जरूर बनी होगी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति कब बनी? समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, उससे प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आएगा आपका कि अगर मान लीजिए नहीं सॉरी, भारत के संविधान में दिया हुआ है कि ठीक है, आपने कहा कि हिंदी में कार्य करना है, अगर कोई कर्मचारी नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे हिंदी में कार्य करें। यदि वे फिर भी नहीं करते हैं तो मैं उनसे उनसे उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि हम एक भारत के नागरिक होने के नाते तथा संस्थान के कर्मचारी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान के सभी उपबंधों का पालन करें। और संविधान में यह लिखा हुआ है। रुक जाइए, वहां फिर आपको याद दिलाना है कि सर जब हम लोग नौकरी में आते हैं तो एक पद और गोपनीयता की शपथ खाते हैं, और उसमें हम कहते हैं, कार्यशाला वाले वीडियो देखिएगा आप समझ जाएंगे। और उसमें हम ये एक शपथ खाते हैं कि संविधान सम्मत कार्य करेंगे, संविधान में जो लिखा है उसके अनुसार चलेंगे। तो उनको याद दिलाऊंगा कि साहब आप संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है लोग मान जाएंगे। अच्छा, अगला प्रश्न होगा मेरा कि अच्छा मान लीजिए मेरी मातृभाषा मलयालम है, तो मुझे तो हिंदी में काम करने में दिक्कत होगी, तो आप मुझसे कैसे काम करवाएंगे? सर इसके लिए हिंदी शिक्षण संस्थान है, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान है, उधर आपके जो शिक्षण की व्यवस्था है वो की जाएगी। उसके लिए मैं आपका व्यवस्था करूंगा उसके लिए, ये क्या वहां से हिंदी सीख सकें। ये जब प्रश्न इस तरह का करे, मैं आपको कोई अनुच्छेद नहीं, कोई धारा नहीं पूछ रहा हूं,
लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो सिर्फ उससे रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि भारत के राजभाषा के अनुसार या राजभाषा अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि जो लोग हिंदी भाषी कार्मिक नहीं हैं या कार्य साधक ज्ञान नहीं है, पारंगत नहीं है, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ये व्यवस्था कराती है। कार्यालय में जो ऐसे कार्मिक हैं उनका हम एक लिस्ट बनाएंगे और उनको समय समय पर उस पाठ्यक्रम के लिए नामित करेंगे। और एक बार आप वहां सीख के आएंगे तो आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। आपने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में सुना है कभी? सर मैंने सुना लेकिन पढ़ा पढ़ा नहीं है उसके बारे में। सिर्फ मतलब जैसे मैंने एक वीडियो देख रहा था डीडी न्यूज का, तो उसके अंदर उन्होंने एक बैंक के अधिकारी ने बोला था 6 महीने में उसकी बैठक मेरी मेरी होती है। वीडियो इस पर राजभाषा नरासिक नरासिक बोलते हैं जिसे। नहीं, नरासिक नहीं बोलते, मैं बता रहा हूँ। राजभाषा के ऊपर मेरी एक वो है, प्लेलिस्ट है मेरे वीडियो में, उसको देखिएगा। नराका नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, न रा का स, अर्थात हर नगर में, नराकास। हाँ सुन लीजिए, हर नगर में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए समिति बनती है। उस समिति में सरकारी कार्यालय, उपक्रम और बैंक तीनों का अलग अलग होता है। तो हर कार्यालय हिंदी में काम कर रही कि नहीं कर रही, कैसा कर रही, इसकी समीक्षा साल में 2 बार की जाती है। उसकी बैठक होती है, वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आप विभाग में आपकी जो हिंदी की कार्य प्रणाली है, हिंदी का जो लेखा जोखा है, उसके लिए भी कैसे मॉनिटर करेंगे? सर उसके लिए राजभाषा के जो विभिन्न मतलब मतलब कैसे मॉनिटर करेंगे, इसका मतलब कि उनको क्रियान्वयन। मैं बता सर रहा हूँ, पता है। मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं कि अब ऑफिशियल प्रोसीजर में मैं आ गया। मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं कि हर महीने आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उस रिपोर्ट का आप हर 3 महीने में राजभाषा को भेजते हैं। उसके अलावा हर 3 महीने में आप एक मीटिंग करते हैं, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में आप समीक्षा करते हैं, इस डिपार्टमेंट में कम है, इस ब्रांच में कम है, और उस समीक्षा करते हैं। फिर उनको बताते हैं कि हाँ ये किया जाना चाहिए। उसके बाद एक कार्यशाला भी किया जाता है, पता है आपको? ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको सिखाने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाता है। कुछ जानकारी है इसके बारे में? ओके। नहीं, जानकारी है आपको इसकी? मैं प्रश्न नहीं पूछ सर। रहा हूँ। नहीं नहीं सर। हाँ, नियम कहता है कि हर 3 महीने में एक कार्यशाला होनी चाहिए, मतलब एक फाइनेंशियल में 4 सर कार्यशाला मतलब हिंदी कार्यशाला। सर कार्यशाला में सिखाया जाता है या उसको हिंदी का कार्यशाला सिखाया जाता है, या फिर उससे संबंधित एक तरीके से एक नहीं नहीं, वो कार्यशाला जो होती है मतलब जैसे उसमें आप सिखाते हैं जैसे एक तो लेकिन प्रशिक्षण। वो तो जो केंद्रीय प्रशिक्षण सर। वो दे रही अलग है। जो लोग सीख के आए हैं, ट्रेंड है, जैसे मान लिया आप हिंदी भाषी, मैं हिंदी भाषी, तो हमारे लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। ऑफिस में नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे लिखें, कंप्यूटर में हिंदी में काम कैसे करें, इन चीज़ों पे चर्चा होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप इस एंगल से पढ़िएगा जिस एंगल से मैंने प्रश्न किया आपसे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, मान लीजिए एक और प्रश्न करता हूँ। मान लेते हैं कोई कस्टमर है आपके बैंक का, उसने एक चिट्ठी अंग्रेजी में लिखा है और नीचे हिंदी में हस्ताक्षर किया है। आप उसको जवाब किस भाषा में देंगे? किस भाषा में देंगे? हिंदी में। क्यों? हिंदी में क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राजभाषा नियम में यह उल्लिखित किया गया है कि अगर कौन सा हस्ताक्षर नियम है? हिंदी में है तो उसका जवाब हिंदी में दिया जाएगा। नियम कौन सा है वो? सर ये नियम है, नियम 6। नियम 6 10/4 है, 10/5 है। राजभाषा पढ़िएगा उसको, आप भूल गए सर हमको नियम लगा। 6 10 10 10 10 के 10 के चलिए, अंतर्गत तो यह लिखा गया है कि जो सामग्री होगी, लेखा सामग्री होगी, उसे हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाएगा। वो तो धारा मैं 3(3) है। गलत तो नहीं पढ़ा? अनुच्छेद की धारा 3(3) है। उसमें 14 तरह के कागजात होते हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में बाइलिंगुअल जाएंगे। ठीक है, उसमें फिर ये आता है कि हिंदी में कोई पत्र अगर आपके पास आता है तो
तो उसका अगर आप जवाब अंग्रेजी में दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हाँ या ना? हिंदी में कोई पत्र आता है तो? हाँ, उसका जवाब अंग्रेजी में दे सकते हैं? नहीं, क्यों? नहीं, नहीं दे सकते। आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सर? मैं पूछ मतलब रहा दे हूँ, सकते हैं या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, यदि कोई पत्र हिंदी में हाँ। सर, क्योंकि अधिनियम में लिखा गया है कि अधिनियम जो क्या भी वो? पत्र आदि हिंदी में प्राप्त होते हैं उसका जवाब हिंदी में ही जाएगा। अधिनियम की वो कौन सी धारा है, वो आप उल्लेख नियम में। करेंगे? आप उसका उल्लेख करेंगे कि नियम 10(5) जी है, सर। नियम 10(4) है, उसके अनुसार आपको हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है। मैंने आपको एक बुक सजेस्ट किया था, हम्म। मैंने बताया था, आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए, जी मैंने सर, भी मिल गई थी वो बुक ये मुझे। मैंने भी डाउनलोड किया है। जी सर। ठीक है, तो आप इसमें सारी जानकारी पा सकते हैं। ठीक है। जी सर। उसके बाद आता है कि राष्ट्रपति जी हम्म। के आदेश के बारे में कुछ जानकारी है आपको, राजभाषा के जी संबंध सर। में? जी सर। क्या है राष्ट्रपति जी का आदेश? सर। जी सर। सर, संविधान संविधान जब लागू हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे भी राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी आदेश देकर एक समिति का गठन करते हैं, जो हिंदी हिंदी के संदर्भ में जो भी कार्य, जो भी विकास होता है या फिर जो भी आगे की आगे की कार्यवाही होती है, उस संदर्भ में वो जांच करती है और उसकी सिफारिश राष्ट्रपति जी को करती है, और वे संसदीय उसी समिति की को आप बात कर रहे हैं? संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत करते हैं। आप संसदीय समिति की बात करने लगे, मैंने कुछ और पूछा था। चलिए, कोई बात नहीं। एक चीज और बताइए मुझे, राजभाषा राजभाषा अधिनियम 1963 किस तारीख से लागू हुई? हम्म। किस तारीख से बताइए? 11 मई से, जो 11 मई को, जो धारा 3 को छोड़ के सारी की सारी जो धाराएं थी वो 11 मई 1963 से लागू हुई, और जो धारा 3 थी वो 26 जनवरी 1965 से लागू हुई। चलिए ठीक है, वो 11 नहीं, 10 मई है। ठीक है। राजभाषा संकल्प के बारे में कुछ जानकारी है? 10 मई। हाँ, राजभाषा संकल्प। जी सर, राजभाषा संकल्प कब जारी हुआ? 1968 में आया था। क्या इसके डेट? अंतर्गत केंद्र सर। तारीख? तारीख क्या थी? 1968। तारीख, डेट? 18 सर, जनवरी एग्जैक्ट तारीख नहीं पता। 18 जनवरी। 18 जनवरी। हाँ, आपने 8वीं अनुसूची के बारे में सुना है? ओके सर। 8वीं अनुसूची क्या है? जी सर। क्या है 8वीं अनुसूची? सर, 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं के बारे में उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं उसमें? उसके अंदर भारत की 22 भाषाओं को ना 22 उसमें भाषाएं हैं। उसमें भोजपुरी है क्या? नहीं सर, उसके अंदर भोजपुरी नहीं है। ठीक है। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी किसे माना जाएगा? सर, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी उन्हें माना जाएगा जिन्होंने 10वीं तक हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा है, या फिर वह इस पत्र पे हस्ताक्षर करते उन्होंने हिंदी को पढ़ा है, या उन्हें हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है, इसका तो इसका वे संदर्भ उन्हें इसका माना संदर्भ जाएगा। राजभाषा अधिनियम में है, नियम में है? इसका संदर्भ राजभाषा नियम में है। क्या है वो, अनुच्छेद कौन सा है उसका? राजभाषा नियम 9। राजभाषा नियम 10 है कार्य साधक ज्ञान, 9 में प्रवीण ज्ञान है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जी सर। किसका है? जी सर। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? हिंदी अधिकारी का? प्रधान का। हिंदी अधिकारी का, या ब्रांच मैनेजर का, या जोनल मैनेजर का? जो प्रशासनिक प्रधान कौन होगा? जोनल मैनेजर। प्रशासनिक प्रधान आपके बैंक का कौन होगा? मान लीजिए आपकी पोस्टिंग में दिल्ली नाबार्ड के ऑफिस में करता हूं, तो उसका प्रशासनिक प्रधान कौन होगा? अरे, ब्रांच का हेड होगा। सीजीएम। ब्रांच का जो सर। हेड होगा, आप अगर हेड ऑफिस में तो सीजीएम होगा, अगर ब्रांच ऑफिस में तो कौन होगा? वहां ब्रांच मैनेजर होगा। ठीक है। प्रशासनिक प्रधान मतलब जो वहां का हेड है,
बॉस ब्रांच जिसको मैनेजर। बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक स्थलों पे लगे बोर्ड के बारे में क्या आदेश है? सार्वजनिक स्थल पर लगे सर बोर्डों के बारे में सार्वजनिक स्थानों पे लगे क्या है, उसका आदेश क्या बोर्ड के है? बारे में आदेश है कि जो जो वे बोर्ड है वो त्रिभाषा में होंगे, जैसे हिंदी, जैसे मान लीजिए इंग्लिश दिल्ली और में आप क्षेत्रीय हैं, भाषा में। दिल्ली के लिए क्या क्षेत्रीय भाषा है? हम्म, दिल्ली के लिए क्या क्षेत्रीय भाषा है? दिल्ली की हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ठीक है। आपने बताया हिंदी और त्रिभाषा इंग्लिश सूत्र, दोनों है। उसका सीक्वेंस बताएं कैसे होगा? सर सबसे पहले हिंदी होगा, फिर सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा होगी, सबसे पहले और फिर प्रादेशिक भाषा, माफ कीजिएगा, सबसे पहले प्रादेशिक, प्रादेशिक भाषा होगी, उसके बाद फिर हिंदी, हिंदी भाषा होगी, उसके फिर बाद अंग्रेजी अंग्रेजी। होगा। ठीक है। इसको एक बार आप रिफ्रेश करिएगा। ठीक है। कई चीजें हैं जो मैं भी पूछ रहा हूं अभी राजभाषा से संबंधित, वो समस्त चीजें आपको मैं उस किताब से ही पूछ रहा हूं। क्या मैं सीधे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, जी सर। मैं आपको घुमा के ले जा रहा हूं। ठीक है। आपको उस पे ध्यान देना है। जी सर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं प्रशिक्षण में आ जाता हूं जी सर। कि अगर आप किसी को प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं तो उसमें क्या कुछ पैसे ही मिलते हैं या खाली ऐसे ही करके आते हैं? जी सर। सर तीन प्रशिक्षण है, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। इन तीनों प्राग्ञ, में विभिन्न प्राग्ञ। स्तर पर विभिन्न विभिन्न आजकल 4 हो गया पैसों है। का प्रावधान है। आजकल 4 हो गया है। एक पारंगत भी आ गया है। ओके। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए पारंगत सर मैंने इसका नहीं पढ़ा बिल्कुल। पारंगत आ गया है, नया आ गया, आप देखिएगा राजभाषा की वेबसाइट पे मिलेगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर ये पढ़ लीजिएगा कि किस क्षेत्र के कर्मचारियों को आप प्रबोध करा सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का एक कार्मिक है, तो उसको आप कौन कौन सा प्रशिक्षण दे सकते हैं? सर यदि उन्होंने 5वीं तक हिंदी को पढ़ा है तो हाँ, उन्हें हिंदी को 5वीं कक्षा तक पढ़ा है तो उन्हें प्रबोध के जरूरत अंतर्गत नहीं है, प्रबोध की जरूरत नहीं प्रशिक्षण है। दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के लोगों को यदि प्रबोध का उन्होंने नहीं 10वीं कराते। तक पढ़ा है। पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रबोध का प्रशिक्षण नहीं देते हैं। ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, एक जी छोटा सर। तो है। ओके। पहले धारा क्या क्या करना है। सर मेरा हाँ। एक छोटा सा डाउट भी था इसके अंदर। हम्म। हम्म। बोलिए। सर जैसे ये प्रबोध, प्रवीण और पारंगत और हम्म। प्रज्ञा का आपने बताया, प्राग्ञ, सर प्राग्ञ इनका फिर जैसे पारंगत। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा। प्राज्ञ। क्यों, क्या लगा? इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा कि किनको किस स्तर तक का मतलब किनको कौन सा प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसका उसमें मूल्यांकन उल्लेख है, कैसे होगा? उसमें है, आपको जो मैंने किताब बताई थी ये मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजिंग। मिलेगा। आप देखिए, आपको मैंने ये किताब जो दिखाया ना, अभी रेफर कराया मैंने, ये जो किताब, सर इस किताब में इसका मिलेगा। उसके अंदर एक्चुअली ऐसा लिखा। सर मैंने डॉक्टर पन्ना प्रसाद जी की बुक पढ़ी, उसके हाँ अंदर लिखा हुआ है एक्चुअली। हाँ, तो उसमें पढ़ लीजिए, उसमें भी है। तो बुक मुझे मिल गई थी तो मैंने उसको उसके अंदर पढ़ा। उसके अंदर सर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग सा लगा, यदि आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाए तो। हाँ बोलिए। दो 2-3 मिनट में हाँ सर। हाँ बोलिए। मतलब जैसे मतलब क्या स्तर होना सुनिए चाहिए, क्योंकि सुनिए, मैंने उसके अंदर 5वीं पढ़ा, उसके अंदर ऐसा लिखा था कि 5वीं तक। 5वीं तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी है हम्म। उनको प्रबोध के लिए नहीं भेजना है। हम्म। कुछ ऐसे राज्य हैं, आप अच्छा लिस्ट में, जिन्होंने। हाँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको हम प्रबोध के लिए नहीं भेजते हैं, उसका देख लीजिएगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को हम प्रबोध के लिए नहीं भेजते हैं, सीधे उनको प्रवीण और उसके बाद प्राज्ञ और पारंगत सबको देना है। जो भी गैर हिंदी भाषी हैं हम्म। उनको हिंदी तरभाषी कहा जाता है, उनको देना है। ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। तो फिर इसका मतलब ये। हाँ ओके सर। ठीक सर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ जिन्होंने पांचवी तक नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है, उन्हें प्रबोध नहीं सीधा प्रवीण में दिया जाएगा। हाँ, जिन्होंने 10वीं तक पढ़ा है उन उन्हें सबको प्रवीण नहीं सीधा नहीं प्राज्ञ लेना। दिया जाएगा। हाँ, ना 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 ना, उन सब। प्राग्ञ, प्राग्ञ और प्रवीण तो सबको करना है। कुछ राज्य के लोगों को छूट है कि प्राज्ञ और उनको प्रवीण। प्रबोध नहीं कराना है। ठीक है। प्रवीण फिर प्राग्ञ, अच्छा। और ये दोनों करने के बाद फिर उनको पारंगत भी कराना है। नया आदेश है राजभाषा का, 2-3 तो सालों से चल रहा इन है। दोनों में प्रवीण
प्रवीण और प्राज्ञ में कोई कक्षा का या फिर किसी का कोई स्तर नहीं है। सबको जो भेजना। प्रवीण करेंगे वही प्रज्ञा कर सकते हैं। हाँ, सबको करना प्रज्ञा है, नहीं, मतलब एक प्राज्ञ। स्तर की तरह है कि प्राज्ञ। जिन्होंने प्रवीण करा है वही प्राज्ञ 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 करें, कर सकते हैं। हाँ प्राज्ञ करेंगे, प्राज्ञ उच्चारण कर सही सकते हैं। होनी चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब ये ना आप किया हो तो वो भी कर लें। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।